नमस्कार साथियों, मैं हितेश सिद्धिया इस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने आया हूं जिसमें हर एक विद्यार्थी की एक दुविधा होती है। एमपीपीएससी प्री अभी सर पे है, सभी के सर पे क्या है बेटा? एमपीपीएससी प्री। एमपीपीएससी प्री में सबसे बड़ी दुविधा ये है कि सर एमपीपीएससी प्री में बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और हम ऐसे क्या करें कि हमारे 80 प्लस मार्क्स है, ये 80% प्लस। देखिए बेटा, नथिंग डू, आप अभी कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप जो एमपीपीएससी की परंपरागत तैयारी है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। अवॉइड करने से मेरा तात्पर्य है कि एमपीपीएससी प्री के लिए जो आप पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अब कम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, एमपीपीएससी प्री का मेरे सामने पूरा का पूरा सिलेबस है। अभी हमारी जो तैयारी होती थी ना बेटा, वो हम इस तरीके से कर रहे थे। मेंस का जीएस पेपर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और कुछ लोग 5th और 6th पेपर भी तैयार कर रहे थे। लगभग हमारा ये जो 1400 नंबर की स्ट्रेटेजी थी वो चल रहे थे। इसको पढ़ने का हमें ये फायदा हुआ कि प्री को क्वालिफाई करने के लिए हम कैपेबल हो गए। और यकीन मानना 99% पॉसिबिलिटी है कि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चर्चा का मुद्दा आता है कि ऐसा क्या करें कि एमपीपीएससी प्री में 1% भी ये डाउट ना रहे कि एमपीपीएससी प्री हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बेटा, आपकी तैयारी है ना जीरो हो जाएगी यदि आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो। सब कुछ आपका सिलेक्शन तय करेगा। आपका कितना नॉलेज है, कितना अच्छा पढ़ते हैं आप, आपको कितना ज्ञान है, कोई मैटर नहीं करता। आपका प्री क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, यही सब कुछ तय करेगा। चलिए, एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करने के लिए विशेष रूप से हम थोड़ा सा सिलेबस के माध्यम से चलेंगे। मैं केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ सीसेट को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। चलिए बात करते हैं हम मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस की यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट क्या कहता है बेटा आपको? यूनिट फर्स्ट कहता है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ये बात करता है एमपी की। अब इस एमपी को है ना व्यक्ति जी के समझ लेते हैं, इसको ना बेटा कदापि एमपी जी के मत समझिए। इसमें 3 बात की गई है: हिस्ट्री, संस्कृति और साहित्य, कल्चर और लिटरेचर और हिस्ट्री। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश में 4 से 5 मध्यकालीन वंश होंगे और वही 8 से 10 प्राचीन कालीन कुछ होगा, और 10 से 20 या 30 ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाया। ठीक है, अब हिस्ट्री में इन 3 चीजों को पढ़ने के बाद आपके 1 से 2 नंबर 100% से और क्लियर हो जाएंगे। और वहीं पे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो संस्कृति में जाएंगे। तो संस्कृति में आप जैसे ही जाएंगे तो संस्कृति थोड़ा सा अनडिफाइंड सब्जेक्ट है कि इसमें क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे नृत्य पूछ लेगा, गायन पूछ लेगा, बहुत सारी चीजें पूछ लेगा। अर्थात एमपीजी का नॉलेज थोड़ा सा आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसी के साथ साहित्य में कुछ मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हुए हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है और काफी अच्छे बुकें रखी है। उनकी रचनाएं आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो ये सब करना है। अब दूसरा यूनिट बोलता है हिस्ट्री। क्या पूछता है बेटा? हिस्ट्री। यदि आपने एमपी की हिस्ट्री अच्छे से कर ली है तो यकीन मानना कि ऑल ओवर हिस्ट्री में आपकी कमांड थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि आप इस पोर्शन को है ना अवॉइड ही कर दीजिए, मत पढ़िए। यूनिट सेकंड को आप भूल जाइए। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, यूनिट सेकंड को आप भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? उसका कारण है, अभी तक आपकी जो परंपरागत तैयारी चल रही थी वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक के तहत चल रही थी और ये काफी अच्छा बेनिफिशियल ही होगा आपका मेंस लिखने के लिए। लेकिन यदि आपका प्री ही क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका मेंस कैसे होगा? दैट्स व्हाई मैं सजेशन करूंगा कि यूनिट सेकंड आप मत पढ़िए। ठीक है, उसमें यूनिट फर्स्ट में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। इसके बाद हम आते हैं सीधे सीधे मध्य प्रदेश के भूगोल। यूनिट थर्ड क्या कहती है? ज्योग्राफी, एमपी की।
एमपी की ज्योग्राफी बहुत छोटी है, लेकिन मानिए पठार, पर्वत, नदी, ये बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बनना तय है। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ओवरऑल ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 5 से 6 किताबें पढ़नी पड़ेगी, जबकि एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप तो एक किताब का एक पार्ट आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और पेपर जब आप देने जाएंगे तो ओवरऑल ज्योग्राफी की तुलना में इसका भी 50% लगभग वेटेज रहेगा। तो मैं यही सजेशन करूंगा कि यूनिट 3 को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और चाहे तो भारत एवं विश्व का भूगोल थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश का करना थोड़ा आसान है। तो यहीं पे मैं यूनिट 2 को नहीं पढ़ने की सजेशन दे रहा हूँ और यूनिट 4 को नहीं पढ़ने की सजेशन दे रहा हूँ। देखिए बेटा, नहीं पढ़ने से तात्पर्य ये नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है कि पहले है ना इन 2 चीजों को आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद तय करिए कि अब आप कहाँ पर हैं। अब आप कहाँ पर हैं, इसलिए इन 2 चीजों को आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं यूनिट 5 में। कहाँ आते हैं? यूनिट 5 में। यूनिट 5 को बेटा 2 पार्ट में बांटा है, पॉलिटी और इकोनॉमी में। तो यूनिट 5 का पॉलिटी वाला सेक्शन आप कवर कर लीजिए, इकोनॉमी वाले को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। 1-2 क्वेश्चन आ भी आते हैं तो आपके करंट या कहीं से भी रिलेटेड होंगे, और यकीनन आप वो क्वेश्चन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आप उसको सही करेंगे। तो पार्ट बी को, अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। अब सीधे सीधे आते हैं 6 में, यूनिट 6 में। यूनिट 6 आपसे क्या कहता है, आप देखिएगा। यूनिट 6 आपसे कहता है भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। अब देखिए, बहुत छोटा सा पार्ट है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, पॉलिटी, और राज्य की आर्थिक व्यवस्था। जब आप पॉलिटी कंप्लीट करते हैं ना, तो यहाँ पे ना यूनिट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 5 और 6 में वही कहूंगा, इकोनॉमी को अवॉइड करके पॉलिटी को डन करिए, तो आपके 5 और 6 यूनिट कहीं ना कहीं एक ही है। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी को अवॉइड करने का सजेशन दिया, लेकिन आप पॉलिटी को पढ़ने का सजेशन दे रहे हैं। तो उसका कारण मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटी हम क्यों पढ़वा रहे हैं और जबकि इकोनॉमी को हमने अवॉइड कर दिया, इसका पता आपको थोड़ा सा दूर चलने पे चलेगा। अब यूनिट 7 की बात करते हैं। अब यहाँ पे आती यूनिट 7, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें एनवायरमेंट है और पर्यावरण और साइंस एंड टेक। ठीक है, साइंस की बात की गई, यहाँ पर विज्ञान की बात की गई, एनवायरनमेंट की बात की गई है। तो विज्ञान में भी एनवायरनमेंट के पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके आप इसको तैयारी करेंगे। और जैसे हम यूनिट 7 में जाते हैं, यूनिट 7 कंप्लीट होने के बाद यूनिट 8 में जाते हैं। 8 को मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करने का सजेशन दूंगा आपको। अब हम सीधे सीधे 9 और 10 में चले जाते हैं। 9 और 10 में 9 जो आपकी यूनिट रहेगी बेटा, वो रहेगी राष्ट्रीय एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईटी और टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी और विज्ञान। ये भी कहीं ना कहीं यूनिट 7 से रिलेटेड है। तो 7 और 9 को एक साथ करिए। और यूनिट 10, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्था। बेटा 10 यूनिट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ आयोगों की बात की गई है तो ये कर लीजिए। यूनिट 10, यूनिट 5 और यूनिट 6 एक ही है। इन तीनों को एक साथ पढ़िए। देखिए, अब मैं आपको सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूं। 5, 6 और 10 पॉलिटी एक। ठीक है, एम आई राइट? गॉट इट? इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एक ही है। 1, 2, 3 एक डिपार्टमेंट होगा। ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी में हम क्या रखेंगे बेटा? साइंस को, साइंस वाले पोर्शन को। साइंस वाले पोर्शन में आपको साइंस एंड टेक करना है, विज्ञान करना है, पर्यावरण करना है, प्रौद्योगिकी करना है, कंप्यूटर वगैरह इसी में जाएगा। और पार्ट डी बेटा इन सब का बाप करंट अफेयर्स, यूनिट 8 पार्ट डी। इससे संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी घटना घटित होगी तो पार्ट डी में होगा।
देखिए अगर हम 100 क्वेश्चन मान लेते हैं पूरी परीक्षा में, तो 100 क्वेश्चनों का हम डिवीजन कर देते हैं, तो 5, 6 और 10 यूनिट से 5, 6 और 10 यूनिट से कितने क्वेश्चन बने बेटा? 30। ठीक है, पार्ट डी से कितने बने? 10। मैं बराबर बराबर बांटता हूँ बेटा, 10वां यूनिट को 10-10 पार्ट दिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 30, और साइंस वाला पार्ट सी जो है, सी में कौन कौन सा आता है? 9, 7, 9 और 7। ठीक है, 7 और 9 अर्थात 20, 20, 30, 50, 10, 60, 30, 90। कौन सी यूनिट बच गई बेटा? कौन सी बच गई है बताइए? फोर्थ यूनिट बच गई, भारत और विश्व का भूगोल। फोर्थ यूनिट को हम अलग ही सेपरेट कर लेते हैं। कितने नंबर का? 10 नंबर का। अब आपको बेटा 80 नंबर लाना है, तो समझना थोड़ा सा, इस पोर्शन में है ना 30 में से आपके लगभग 25 प्लस नंबर आने चाहिए। ठीक है, आना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा पढ़िए, किसी भी बुक को पढ़ लीजिए, आपको 25 नंबर आ जाएंगे। पार्ट बी में हम थोड़ा सा जाते हैं। पार्ट बी में भी 30 क्वेश्चन है बेटा, यकीन मानिए 25 मार्क्स यहाँ भी आएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, ये आपका पढ़ा हुआ है, आपको आता है। आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, तो 25 यहाँ से लाना है और 25 यहाँ से लाना है। पार्ट सी की बात है, 20 क्वेश्चन आने हैं, और अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो बेटा यहाँ से प्रयास करिए कि आप 10 क्वेश्चन ले आइए, मात्र 10, ज्यादा नहीं, मात्र 10। और पार्ट डी की बात करूं मैं, तो पार्ट डी में प्रयास करिए 10 में से 10 क्वेश्चन लाइए, एक भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम काउंट कर लेते हैं, 50, 30, 80 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए बेटा? 80 क्वेश्चन। बस 80 ही लाना है। इसमें आपका प्लस क्या है? यदि कहीं पे कुछ कमजोर होते हैं आप, तो आपका कमजोर रहेगा 25 यहाँ पे थोड़े से बढ़ सकते हैं। डी में हमने थोड़ा सा अति काल्पनिक चीजें कर दी, 10 में 10 रख दिया, ह्यूमर एरर हो सकता है या कुछ ऐसा पूछ लिया जो आपको नहीं पता था, 1-2 नंबर कम होंगे। लेकिन अभी हमने ज्योग्राफी का एक भी मार्क्स काउंट नहीं किया है, जबकि ज्योग्राफी में आपके 5 से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। और परीक्षा का समय है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है। 2 चीजें होगी, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका प्री तय नहीं करता कि आपका नॉलेज कितना है। तो बेटा अच्छे से तैयारी करिए, पूरा मन लगा के तैयारी करिए, और इस तरीके से तैयारी करिए कि आपका क्वालिफाई हो जाए। अब हम एक नई सीरीज लाएंगे यहाँ पे कि इतने कम समय में, जो कि प्री में काफी कम समय बच्चे हैं, इतने कम समय में हम कैसे 80 नंबर पार करें। तो मैं रोज आपके साथ में आता रहूंगा 80 नंबर की स्ट्रेटेजी के साथ में। तो मैं आपको डेली बताता रहूंगा कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट जिससे आपके 80 नंबर टच हो जाए। अभी हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है और अच्छी बात है। हम आगे चर्चा करेंगे आगामी सेशन में। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।